हेलो एवरीवन। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट क्लास में हम इंटरनल एनर्जी को देख रहे थे। तो इस टॉपिक के लिए मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूंगा कि आप इसको कंटिन्यूस ठीक है पढ़ पढ़ कर लिख के देखते रहें, बिकॉज इस चैप्टर में हम काफ़ी सारी टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे ही चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है बट इसमें टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना, टर्म्स इतनी ज़्यादा हैं कि आप क्या करते हो, टॉपिक को बीच में छोड़ देते हो। तो टॉपिक को आपने बीच में नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू रखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, जब तक आप कम चीज़ों को रटना है उससे ज़्यादा चीज़ें निकालनी सीखनी है आपको। जैसे हमने इंटरनल एनर्जी सीखा था, तो इंटरनल एनर्जी मैंने बताया था किसका फंक्शन होती है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का। तो वहाँ से हमने क्या निकालनी सीखी थी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल सीखी थी। तो डी यू का एक्सप्रेशन क्या आया था, डी यू का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टी एट कॉन्स्टेंट वी डी टी प्लस इसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी वी। तो ये चीज़ हमने देखी थी, इसको हम बोलते थे एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और हमने देखा था कि डी यू बाई डी टी ये वैल्यू किसकी इक्वल थी, हमें पता है डी यू किसकी इक्वल होता है, एन सी वी डी टी। तो यहाँ से डी यू बाई डी टी की वैल्यू एट कॉन्स्टेंट वी किसकी इक्वल आ गई थी, एन सी वी के इक्वल आ गई थी। तो अगर यहाँ से पुट करें डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी वी, तो ये वाली हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब देखो, अगर हमारे पास आइडल गैस हुई और आइडल गैस तो वहाँ पे जो डी यू का वेरिएशन मतलब इंटरनल एनर्जी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम क्या था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जीरो। मतलब जो इंटरनल एनर्जी थी वो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती थी। तो आइडल गैस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया था, डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। तो मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे लिखा था फॉर आइडल गैस internal energy is function of टेम्परेचर ओनली। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चली थी। बट वॉन्डरवाल गैस के लिए ऐसा नहीं होता। ठीक है, वॉन्डरवाल गैस कौन सी होती है हमारी, पी प्लस ए एन स्क्र ओवर वी स्क्र इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो इस गैस के लिए हमारा जो डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी का वैल्यू होता है वो कितना होता है, ए एन स्क्र ओवर वी स्क्र। मतलब जो हमने प्रेशर करेक्शन पढ़ी थी कहाँ पे, वॉन्डरवाल गैस इक्वेशन में, तो वही इसकी वैल्यू आ जाती है। तो हमारे लिए एग्जैक्ट एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा फॉर वॉन्डरवाल, डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस ए एन स्क्र ओवर वी स्क्र इंटू डी वी। तो ये वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन बन जाएगा। मतलब किसी वॉन्डरवाल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर एज वेल एज वॉल्यूम का क्या होती है, फंक्शन होती है। ठीक है, तो इससे आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर वॉन्डरवाल गैस internal energy is function of both टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछ ले ठीक है क्वेश्चन वाइज स्टेटमेंट वाइज कि जो वॉन्डरवाल गैस है उसके लिए जो इंटरनल एनर्जी है इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, तो अगर टेम्परेचर ओनली लिख दे तो वो गलत हो जाएगा। वॉन्डरवाल गैस के लिए टेम्परेचर का ही फंक्शन है वो एंड वॉल्यूम का ही फंक्शन है। बट फॉर आइडल गैस जो इंटरनल एनर्जी होती है वो फंक्शन होती है किसका, टेम्परेचर का। ठीक है ना, और डी यू का क्या फॉर्मूला आ गया था फॉर आइडल गैस, टे मोस्ट ऑफ द केस आपको यही पढ़ना पड़ेगा। फॉर आइडल गैस डी यू का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एन सी वी डी टी। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, प्रूफ करके बताई थी, जो हम हीट एक्सचेंज करते हैं एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वो किसके इक्वल होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल होता है। ठीक है, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बेस्ड आपसे लेक्चर अकेडमी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है बिकॉज इससे रिपीटेडली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता रहा है। अब देखो डी यू का क्या एक्सप्रेशन आया हमारे पास, डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस ए एन स्क्र ओवर वी स्क्र इंटू डी वी। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर वॉन्डरवाल गैस और वॉन्डरवाल गैस। अब देखो अगर हम इसके अंदर चेंज निकालें तो इंटरनल एनर्जी को U1 से U2 तक इंटीग्रेट कर देते हैं, ये टेम्परेचर को T1 से T2 तक इंटीग्रेट कर देते हैं और वॉल्यूम को हम V1 से V2 तक इंटीग्रेट कर देते हैं।
V1 से V2 तक क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा यू के इक्वल आ जाएगा, मतलब U2 माइनस U1, ये किसके इक्वल आ जाएगा, NCB डेल्टा टी प्लस, ठीक है, AN स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा। अब 1/v स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, जो हमारे पास 1/v स्क्वायर है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, मतलब 1/v स्क्वायर dv की इंटीग्रेशन क्या होती है, -1/v होती है, तो -1/v होगी। तो यहाँ से लिमिट क्या होगी, V1 से V2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी प्लस AN स्क्वायर, ठीक है, एक और अपर एक और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 1/v1 माइनस 1/v2। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारे पास एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा यू। ठीक है, डेल्टा यू का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मैक्सिमम बुक्स में क्या पढ़ा होगा, NCV dt, NCV डेल्टा टी पढ़ा होगा, बट ये वाला एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होता है। अब देखो मैं यहीं से आपको प्रूफ कर देता हूँ, ये हर गैस के लिए वैलिड है। अगर हमारे पास आइडल गैस हुई और आइडल गैस, ठीक है, आइडल गैस के लिए मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी होती थी, मैंने पढ़ाया आपको गैस स्टेट भी, तो ए की वैल्यू कितनी होती है आइडल गैस के लिए, 0 होती है। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको 99% आपको यही यूज़ होगा, बट बाई चांस 0.1% भी आपसे ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन पूछ लिया तो आपको आना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद वॉन्डरवाल गैस के लिए तो ये एज इट इज़ एक्सप्रेशन यूज़ होगा। आई थिंक आपको इंटरनल एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। फॉर आइडल गैस इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, बट वॉन्डरवाल गैस के लिए इट इज़ अ फंक्शन ऑफ बोथ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और ये वाला एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जर्नल एक्सप्रेशन है डेल्टा यू का। ठीक है, NCV dt प्लस AN स्केयर इंटू 1 माइनस V1 ओवर 1 माइनस V2। अगर ये वाला याद कर लेते हो आप तो बाकी सारे आप इजीली ड्राइव कर पाओगे आइडल गैस के लिए भी। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डेट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिर्फ मैं आपको कौन सा केस बता रहा हूँ, ठीक है ना, जब हमारे पास टेम्परेचर मोड होता है। चलो पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपको डेफिनेशन बताता हूँ। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इट इज़ अ नंबर ऑफ वेज इन विच अ सिस्टम कैन एक्सचेंज इट्स एनर्जी। जहाँ हम ऐसे बोल सकते हैं कितने प्रकार से कोई सिस्टम अपनी काइनेटिक एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है, कितने इंडिपेंडेंट वे से। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ सिस्टम कैन ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी या एक्सचेंज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन से ज़्यादा इसकी वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बताता हूँ। ठीक है, एक बार मैं आपको लॉजिक भी बताता हूँ कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद तो आपको मैं वैल्यू याद ही करवा दूंगा। ठीक है, ये हम बात करेंगे एट मॉडरेट टेम्परेचर, पहली बात। ठीक है, एट मॉडरेट टेम्परेचर, ये मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर हमने वाइब्रेशन को कंसीडर नहीं करना होता। ये वाइब्रेशन को कंसीडर नहीं करना होता बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, बाकी मैं लेक्चर कैडर वालों को करवा दूंगा अलग से कि जब हम वाइब्रेशन कॉन्ट्रीब्यूशन को भी कंसीडर करेंगे, बट फिलहाल मैं सिर्फ मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर ही बात करूंगा। अब मुझे बताओ कि कितनी तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है। ये काइनेटिक एनर्जी तो ट्रांसलेशनल भी होती है, रोटेशनल भी होती है और वाइब्रेशनल भी होती है। तो जो हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो किन से मिलके बनी होगी, ट्रांसलेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल। अब देखो अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, सपोज करो फॉर अ मॉलिक्यूल, फॉर अ मॉलिक्यूल टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम उसको हम बोलते हैं 3n। यहाँ पे n क्या होता है, एटॉमिसिटी होती है। एटॉमिसिटी मतलब कितने उसमें एटम्स है, जैसे O3 है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 3, बिकॉज इसके अंदर 3 एटम्स क्या है हमारे प्रेजेंट है। अब देखो 3n में से टोटल 3n है, इसमें से कुछ क्या होगी, ट्रांसलेशनल होगी। ये ट्रांसलेशनल मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, या कुछ रोटेशनल होगी, या हमारे पास क्या होगी, वाइब्रेशनल होगी। ठीक है ना, बट वाइब्रेशन को हम कंसीडर करके नहीं चलेंगे बिकॉज हमारे सिलेबस में नहीं आता। ठीक है ना, अब देखो सपोज करो पहले मेरे पास कोई मोनोअटॉमिक मॉलिक्यूल है। मोनोअटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब कि सिर्फ एक ही एटम उसके अंदर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करेगा, जैसे नोबल गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, जीनोन, ये सारी क्या है, मोनोटॉमिक गैसेज हैं, बिकॉज इनकी एटॉमिसिटी कितनी है, 1 है। अब देखो मुझे बताओ इसके लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ जाएंगी, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होते हैं, तो 3 इंटू 1, ठीक है, एटॉमिसिटी 1 है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। अब देखो ट्रांसलेशनल कितने होंगे, ठीक है, मैं इसको FT से बोलता हूँ, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मुझे बताओ कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है कितनी डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है स्ट्रेट लाइन मोशन, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एंड जेड डायरेक्शन में। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा कितना होता है, 3 होता है। कोई भी गैस हो, कोई भी मोनोटॉमिक, डाइएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, लीनियर, ट्राइएटॉमिक, नॉन लीनियर, ये सभी के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है। अब देखो टोटल भी 3 है हमारे पास, ट्रांसलेशन भी 3 आ गया, मतलब रोटेशनल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एंड वाइब्रेशनल भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी फॉर अ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। अब सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं फॉर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n, मतलब 3 इंटू 2 डेट इज 6 हो जाएगा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो इसमें से देखो ट्रांसलेशनल कितना हो जाएगा, ट्रांसलेशन तो हमें फिक्स है कि 3 होता है। अब बच गए कितने, 3। अब 3 में से हमने देखना है कितने रोटेशनल होंगे, कितने वाइब्रेशनल होंगे। अब देखो जैसे मैं मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेता हूँ O2, ठीक है ना, N2, ठीक है ना, जितने भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे लीनियर होते हैं। जैसे O2 को कंसीडर कर लूँ मैं, ठीक है, O2 इस तरह का होता है। अब देखो इसके लॉन्ग में एक्सेस लगा लेता हूँ, ठीक है, अब O2 लीनियर है तो एक ही एक्सेस के लॉन्ग आएगा, ठीक, कोई भी एक्सेस मान लो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक, किसी एक एक्सेस के अलॉन्ग क्या आएगा, ठीक है, हमारा मॉलिक्यूल आएगा, ठीक, कंप्लीटली मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब देखो जिस एक्सेस के अलॉन्ग मॉलिक्यूल कंप्लीटली आता है, ठीक है, जिस एक्सेस के अलॉन्ग मॉलिक्यूल कंप्लीटली आता है उसके अराउंड तो नहीं रोटेट कर पाएगा, ये बाकी 2 एक्सेस के अलॉन्ग रोटेट कर पाएगा। मतलब जो O2 मॉलिक्यूल है वो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग तो रोटेट नहीं कर पाएगा, बट वाई एंड जेड के अराउंड रोटेट कर पाएगा। मतलब इसका जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन कितना बचेगा, सॉरी वाइब्रेशन कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब देखो थर्ड केस फॉर पॉलीएटॉमिक, ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पॉलीएटॉमिक मतलब जिसमें 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। इसमें 2 केस बनेंगे, अगर हमारा मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है या लीनियर है। अगर हमारा मॉलिक्यूल लीनियर होगा, जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लो CO2 का, ठीक है, CO2 क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है, आपको स्ट्रक्चर पता होगा। CO2 कितना होता है, इस तरह का होता है, ठीक है, तो ये पूरा एक्स एक्सेस के लॉन्ग आ जाएगा, ये पूरा एक्स एक्सेस के लॉन्ग आ जाएगा। तो ये अगर ये एक्स एक्सेस है, ये वाई है, ये जेड है, तो एक्स एक्सेस के लॉन्ग तो इसका कोई रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा, बट वाई एंड जेड के लॉन्ग होगा। मतलब इस केस में ट्रांसलेशनल तो कितना होता है, 3, रोटेशनल कितना हो जाएगा, 2। अब देखो टोटल कितने होते हैं, टोटल ये क्योंकि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 3n, मतलब 3 इंटू 3 डेट इज 9। अब देखो टोटल 9 है, ठीक है, 9 में से हमारे, ठीक है ना, 3 ट्रांसलेशन है, 2 वाइब्रेशन है, तो हमारे पास वाइब्रेशनल कितने बच गए, ठीक है ना, 9 माइनस 5 डेट इज 4। तो हम इन जनरल फार्मूला बना लेंगे, अगर लीनियर होता है तो 3n माइनस 5, ठीक है, बिकॉज ट्रांसलेशनल 3 हो गए, रोटेशनल 2 हो गए, तो वाइब्रेशनल कितने बच जाएंगे हमारे पास, 3n माइनस 5। अब देखो जो नॉन लीनियर होते हैं, नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, उनके लिए जो होती है ट्रांसलेशनल तो फिर भी 3 होती है, जो रोटेशनल होती है वो इस पर 3 होती है, और जो हमारे पास वाइब्रेशनल बच जाएगी वो कितनी होगी, 3n माइनस 6, ठीक है। n क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल ले सकते हो SO2। अब देखो SO2 का हमने रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 क्यों लिया, इसको समझो आप, ठीक है। मेरे पास SO2 मॉलिक्यूल है, SO2 अगर आपको पता हो कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल होता है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब देखो ये किसी भी एक्सेस के अलॉन्ग कंप्लीटली आ ही नहीं सकता, इसलिए इसका जो रोटेशन है वो तीनों एक्सेस के अलॉन्ग क्या होता है, पॉसिबल होता है। इसलिए हम इस केस में जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना लेके चलते हैं, 3 लेके चलते हैं। तो अभी तक हमने 3 केस डिस्कस किए,
मैं समराइज़ करता हूँ थोड़ा सा आपको, तब क्लियरिटी आएगा। ठीक है, हमने बात की डिग्री ऑफ फ्रीडम की। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितना होता है, 3n होता है। ठीक है, उसमें से कुछ ट्रांसलेशनल होता है, कुछ हमारे पास रोटेशनल होता है, एंड कुछ क्या होता है, वाइब्रेशनल होता है। अब देखो, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल लीनियर हुआ, सॉरी पहले हम मानते हैं मोनोएटॉमिक, तो मोनोएटॉमिक हुआ तो उसके लिए ट्रांसलेशनल कितना होगा, 3, रोटेशनल कितना होगा हमारे पास 0, एंड वाइब्रेशनल भी कितना होगा 0। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल डायएटॉमिक होगा, तो डायएटॉमिक के केस में क्या होगा, ट्रांसलेशनल तो 3 होगा, रोटेशनल कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है 2, एंड वाइब्रेशनल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, वाइब्रेशनल बंद कैसे हो जाएगा, अगर कोई डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो इस बॉन्ड के अलोंग ही क्या कर पाएंगे, वो वाइब्रेट कर पाएंगे। अगर हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब कितने भी n की वैल्यू हो सकती है उसमें, तो उसमें दो केस बनेंगे। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल लीनियर है, तो लीनियर तो डायएटॉमिक वाला केस ही बन जाएगा, इसमें ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2, एंड जो वाइब्रेशनल बचेंगे वो कितने होंगे 3n-5। और अगर हमारे पास मॉलिक्यूल नॉन लीनियर हुआ, तो उस केस में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, ट्रांसलेशनल तो 3 आ जाएगा, रोटेशनल यहाँ पे 3 आ जाते हैं, और वाइब्रेशनल कितने बच जाएंगे 3n-6। ठीक है ना, तो ये वाला चार्ट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर हम बात करें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन, एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन मतलब हमने वाइब्रेशनल को कंसीडर नहीं करना। तो उस केस में देखो, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल मोनोटॉमिक है, ठीक है, मोनोटॉमिक के लिए हमने कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है टोटल में, ठीक है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ठीक है ना, हमने वाइब्रेशनल को कंसीडर नहीं करना, बिकॉज जो वाइब्रेशनल के कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं वो सिर्फ हाई टेम्परेचर के ऊपर होते हैं। तो मोनोटॉमिक के लिए, ठीक है, ट्रांसलेशनल कितनी थी 3, रोटेशनल कितनी थी 0, तो इसके लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ की 3। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल डायएटॉमिक हुआ, तो डायएटॉमिक के केस में ट्रांसलेशनल कितनी होती है हमारे पास 3, एंड रोटेशनल कितनी होती है 2, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा 5। ठीक है, डायएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक में कौन सा आ जाएगा, लीनियर आ जाएगा, तो उसके लिए भी कितनी आएगी, सेम आ जाएगी। और अगर हमारे पास मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक हुआ एंड नॉन लीनियर भी हुआ, तो उस केस में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है हमारे पास 3, एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज किसके रिस्पेक्ट में, एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये सब क्या है, एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन है, मतलब इसमें हमने वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन को कंसीडर नहीं किया। अब देखो, एक फॉर्मूला होता है CV का। ठीक है, CV का फॉर्मूला क्या होता है, FR/2। यहाँ पे R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, F क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। F क्या होता है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो CV की वैल्यू बताओ मुझे, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कितनी हो जाएगी 5R/2, क्या आपको सभी को पता है ये। और डायटोमिक या पॉलीटोमिक लीनियर के लिए कितनी हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे 3R/2 आएगा, 3R/2। ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कितना आ जाएगा 3R/2। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास मॉलिक्यूल डायटोमिक हुआ, तो उसके लिए आ जाएगी 5R/2। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल पॉलीटोमिक नॉन लीनियर हुआ, तो उस केस में आ जाएगी 6R/2 मतलब 3R। ठीक है ना, तो आपको टेबल कौन सा याद करना है, ठीक है ना, टेबल आपको सिंपल सा याद करना है। ठीक है, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल जो है मोनोएटॉमिक हुआ, मोनोटॉमिक मतलब हीलियम लाइक, ठीक है ना, तो उस केस में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, एफ की वैल्यू कितनी होती है और CV की वैल्यू कितनी होती है।
ठीक है। उसके बाद हम सी पी की वैल्यू डिफाइन कर लेंगे और एक टर्म हम डिफाइन करेंगे गामा, जिसको हम बोलते हैं सी पी ओवर सी वी। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। ये मोनोटॉमिक, यहाँ पे डायटॉमिक लिख लेते हैं हम, ये डायटॉमिक में लिख लेते हैं, या यहाँ पे लिख सकते हैं पॉलीएटॉमिक लीनियर। और लास्ट केस जो बनेगा हमारा पॉलीएटॉमिक। थोड़ा सा मैं क्लियर ही बनाता हूँ इसको दोबारा से। अब देखो इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। मोनोटॉमिक के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल गया टोटल कितनी होती है, ठीक है। मैंने आपको याद करवा दिया कोड 3, 5, 6, ठीक है ना। 3, 5, 6 आपको कोड याद कर लेना है, ठीक है ना। मोनोटॉमिक के लिए 3, डायटॉमिक के लिए या पॉलीएटॉमिक लीनियर के लिए 5 एंड पॉलीएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 6। अब सी बी का क्या फॉर्मूला होता है, एफ आर बाई टू। तो अगर हम पुट करेंगे वैल्यूज़ तो यहाँ पे आएगा 3r/2, यहाँ पे आएगा 5r/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3r आ जाएगा। मतलब 6r/2 आता, वो 3r के इक्वल हो जाता। अब देखो एक रिलेशन होता है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, मेयर्स इक्वेशन। तो आप मुझे बताओ सी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर प्लस सी वी। मतलब सी वी के अंदर आर ऐड कर देंगे तो हमारे पास सी पी आ जाएगा। तो 3r/2 प्लस आर करेंगे, 3r/2 प्लस आर करेंगे कितना आ जाएगा, 5r/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7r/2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4r आ जाएगा। अब गामा क्या होता है, गामा होता है सी पी बाई सी वी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, पॉइजन रेशो। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशो। तो इसके लिए कितनी आ जाएगी वैल्यू, गामा की वैल्यू, ठीक है, 5r/2 डिवाइड बाई 3r/2 डेट इज 5/3। ये 5/3 को आप सॉल्व करना, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1.66 आएगी, ठीक है। गामा की वैल्यू अगर हम बात करें डायटॉमिक के लिए या पॉलीएटॉमिक लीनियर के लिए तो यहाँ पे आ जाएगी 7r/2 डिवाइड बाई 5r/2, तो ये आ जाएगी 7/5, ठीक है ना। और गामा की वैल्यू पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए कितनी आ जाएगी, 4r डिवाइड बाई 3r डेट इज 4/3। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 1.33 और 7/5 सॉल्व करने पे आएगा 1.4। आप लोगों ने गामा की वैल्यू यूज़ की होंगी। ये गामा क्या होती है हमारे पास, सी पी ओवर सी वी की रेशो, जिसको हम पॉइजन रेशो बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है बट कभी कभी क्वेश्चन में नहीं देता। तो ये वाली वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, याद भी नहीं मतलब ड्राइव करनी आनी चाहिए, ठीक है। आपको सिंपली डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए। एफ क्या होता है 3, 5, 6, ठीक है। मोनोटॉमिक के लिए 3, डायटॉमिक एंड पॉलीटॉमिक लीनियर के लिए 5, देन पॉलीटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 6। फिर सी वी का फॉर्मूला पता होना चाहिए FR/2। तो हम सी वी लिख लेंगे, तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है, इसको हम मेयर्स इक्वेशन बोलते हैं। तो सी पी इज इक्वल टू आर प्लस सी वी आ जाएगा। तो यहाँ से हम सी पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो गामा क्या होता है, सी पी ओवर सी वी का रेशो होता है। तो ये वाली वैल्यूज आपको ध्यान में होनी चाहिए और ड्राइव करनी आनी चाहिए। अब देखो जो नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज इंथैल्पी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इंथैल्पी, ठीक है। इंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से, ठीक है। इंथैल्पी को हम डिफाइन करते हैं एस टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम मतलब सिस्टम के पास टोटल कितनी हीट है उसको हम इंथैल्पी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, हम देखेंगे किसी रिएक्शन में कितनी हीट रिलीज हुई, कितनी हीट अब्जॉर्ब हुई, ठीक है। वो सब हम इंथैल्पी की टर्म में मेजर करते हैं। इसका मैथमेटिकल फंक्शन होता है, ठीक है, वो हमें एज इट इज याद करना है, ये मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है। एक फॉर्म याद करो, बाकी सब आपको मैं ड्राइव करनी सिखा दूंगा। जो एच का फंक्शन होता है डेट इज यू प्लस पी वी, ठीक है। ये इसका मैथमेटिकल फंक्शन है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। अब देखो अगर हम इसका चेंज निकालेंगे, ठीक है, डी एच किसके इक्वल हो जाएगा, डी यू चेंज इन यू प्लस चेंज इन पी वी। अब चेंज इन पी वी को, ठीक है, दो चीज़ों का हमने डिफ्रेंशिएशन करना है तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। पहले एक का डिफ्रेंशिएशन दूसरा कांस्टेंट, फिर दूसरे का डिफ्रेंशिएशन पहला कांस्टेंट। तो डी एच की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब मुझे बताओ अगर हम एट कांस्टेंट प्रेशर ले लें, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो डी पी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डी पी अगर जीरो हो जाएगा तो डी एच का क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी। क्या ये बात आपको क्लियर हुई कि ये वाला कब आएगा एक्सप्रेशन, एट कांस्टेंट पी, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर ये वाला हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देखो आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से जो हमारे पास डेल डी यू होता है वो किसके इक्वल होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। ये डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू माइनस पी डी वी।
ये वर्क का फॉर्मूला यही होता है माइनस पी डी वी, हमें पता है। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी यू प्लस पी डी वी। ये क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी। तो देखो यहाँ पे भी डी यू प्लस पी डी वी आया, क्या इसको मैं क्यू से रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो डी एच किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू के इक्वल आ जाएगा। बट ये क्यू कौन सा है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, मतलब ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है ना, इसको स्टार मार्क कर लो। ठीक है, फिर इसकी बेस्ड आपको लेक्चर कैडर का क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो इसको आप स्टार मार्क कर लो। ठीक है, इसका क्या मीनिंग हो गया, हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज, ठीक है, क्यू पी मतलब हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज, इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज। ये वाली चीज़ आपको याद करनी है हमेशा के लिए। जो हम हीट एक्सचेंज करते हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, वो उसकी इंथैल्पी के इक्वल होता है। जो हम हीट एक्सचेंज करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, वो क्या होता है, उसकी इंटरनल एनर्जी होता है। अब देखो हमारे पास दो टर्म थी, एक थी सीपी एक थी सीवी। अब देखो एट कांस्टेंट प्रेशर हम कौन सी टर्म डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब सीपी, या इसको हम सीपीएम भी लिख देते हैं, ठीक है, एक ही रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सीपी का क्यू एट पी ओवर, ठीक है, एन इंटू डेल्टा टी, मतलब अगर हम डी टी की टर्म में लिख लेते हैं डी टी, तो यहाँ पे सी पी किसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, इंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, डी एच के इक्वल आ जाएगा, मतलब चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू एन बाई डी टी। तो यहाँ से डी एच का क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, एन सी पी डी टी, ये डी एच का क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, एन सी पी डी टी। तो इसको आप मार्क कर लो स्टार, ठीक है, इसको आप मार्क कर लो स्टार, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है, कब वैलिड है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर और आइडल गैस, ठीक है, आइडल गैस के लिए कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वैलिड होता है। तो अभी देखो, अभी तक हमने पढ़ा क्या है बेसिकली, एक हमने पढ़ी इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी को पहले तो हमने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डिफाइन किया था, क्या कि डी एच किसके इक्वल होता है, क्यू सॉरी टोटल डी यू किसके इक्वल होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद देखो हमने पढ़ा था कि जो भी हीट एक्सचेंज होता है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, वो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज में होता है, डी यू के इक्वल होता है। तो हमने एक फॉर्मूला भी निकाला था डी यू का, एन सी बी जी टी, क्लियर है आपको। अब देखो इंथैल्पी के बारे में हमने क्या पढ़ा, कि जो इंथैल्पी का फंक्शन होता है डी यू, या डी एच किसके इक्वल होता है, यू प्लस पी वी के इक्वल होता है। तो हमने पढ़ा यहाँ पे जो हीट एक्सचेंज होता है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन इंथैल्पी के इक्वल होता है। तो डी एच का क्या एक्सप्रेशन आ जाता है, एन सी पी डी टी, ठीक है ना। तो ये दो फॉर्मूलाज तो आपको डेफिनेटली याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है, डी यू इज इक्वल टू एन सी पी डी टी एंड डी एच किसके इक्वल होता है, एन सी पी डी टी। अब देखो यहाँ से हमको अगर लार्ज चेंज देखना हो, तो लार्ज चेंज के लिए क्या आ जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी बी, ठीक है, टी टू माइनस टी वन। और यहाँ पे अगर हमने लार्ज चेंज के लिए देखना हो, डेल्टा एच क्या आ जाएगा, एन सी पी टी टू माइनस टी वन। अब ये एक्सपेक्ट मत करना क्वेश्चन में अंदर, ठीक, क्वेश्चन में आपको गैस देगा, CO2 देगा, SO2 देगा, तो आपको पता होना चाहिए गैस किस कैटेगरी का है। अगर सपोज करो SO2 है, तो SO2 गैस कौन सी होगी भाई हमारे पास, ये ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर होती है, ठीक है, नॉन लीनियर कैसे होगी, ये स्ट्रक्चर बनाने आपको सिखाऊंगा मैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसके ऊपर, ये एक लोन पेयर होता है सल्फर के ऊपर। तो ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो गया। इसके लिए Cp की वैल्यू कितनी होगी, पहली बात Cv की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए, ठीक है, Cv की वैल्यू क्या होती है, FR/2 मतलब 6R/2 डेट इज 3R। तो Cp की वैल्यू कितनी इक्वल आ जाएगी, Cv प्लस आर डेट इज 4R की इक्वल हो जाएगी। तो आपको गैस देख के पता होना चाहिए उसकी Cp की वैल्यू क्या है। तो आप ये क्वेश्चन से एक्सपेक्ट मत करना कि क्वेश्चन में आपको Cp की वैल्यू गिवन होगी। अब देखो हमने इंथैल्पी का फंक्शन, इंथैल्पी का फॉर्मूला क्या पढ़ा, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ठीक है, अगर हम चेंज देखेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, डी एच प्लस पी पी वी के अंदर चेंज। अब मुझे बताओ हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब देखो फॉर अ केमिकल रिएक्शन, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स चेंज करते हैं किसी रिएक्शन में, चेंजिंग क्वांटिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स।
तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि अगर हमने टेम्परेचर भी कांस्टेंट ले लिया तो डी एच का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ये इसको डी यू कर लो, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस, ठीक है डी पी वी है यहाँ पे, डी पी वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी यू प्लस डी इंटू एन आर टी। अब आर भी कांस्टेंट टी भी कांस्टेंट हमने कर लिया, तो डी एच क्या आ जाएगा, डी यू प्लस, ठीक है डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है जब डी एन जी आर टी, चल डेल्टा कर लो इसको, डी कर लो, डी एन जी आर टी। और लार्ज चेंज हम क्या कर लेंगे, लार्ज चेंज के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये वाला फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे डेल्टा एन जी का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। डेल्टा एन जी क्या होता है, टोटल गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। तो देखो बहुत सारे फॉर्मूलाज है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो आपको बार बार प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है ना, बिकॉज ये ऐसा चैप्टर है जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है, और बहुत ईजी आ जाते हैं। बट ये ऐसा चैप्टर है इससे 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, इसलिए आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में करना है, ठीक है। आप एक फॉर्म पढ़ो, उससे दूसरी फॉर्म को रिलेट करो, तो आपके लिए चैप्टर ईजी होगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब डेल्टा एन जी का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। डेल्टा एन जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे फाइंड डेल्टा एन जी, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड डेल्टा एन जी फॉर, कोई रिएक्शन देता हूँ, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, ठीक है। इसके लिए आपको फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट्स में 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट में टोटल 4 मोल्स हैं, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 - 4 डेट इज -2, ठीक है ना। तो सिर्फ गैसेस को ही कंसीडर करना, सॉलिड को कंसीडर मत कर लेना, ठीक है। मैं लेक्चर कैडर के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है इन सब कॉन्सेप्ट्स को मिला के उसको करवाता हूँ आपको। तो ये वाला क्वेश्चन आपका ये पंजाब लेक्चर कैडर के अंदर आया हुआ है, ठीक है। ईयर मुझे याद नहीं है, शायद 2016 का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो कोई रिएक्शन दिया आपको, 2C6H6 लिक्विड प्लस 15O2 गैस गिविंग 12CO2 गैस प्लस 6H2 लिक्विड। द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मीनिंग क्या हुआ हमारे पास, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। Q एट कांस्टेंट P किसके इक्वल होता है, डेल्टा H के इक्वल होता है। एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, डेल्टा U होता है। तो पहली बात आपको क्वेश्चन का ही पता होना चाहिए, उसने पूछा क्या है, ये द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब उसने डेल्टा H माइनस डेल्टा U की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, जिनको ये लाइंस का मीनिंग पता था वही ये वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते थे। अब देखो डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, ठीक है ना। रिएक्शंस के लिए हमें यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, तो हमें डेल्टा H माइनस डेल्टा U की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो किसके इक्वल आ जाती, डेल्टा NGRT के इक्वल आ जाती। बिल्कुल सही बात है। अब देखो डेल्टा NG कितना होगा, यहाँ पे टोटल 12 गैसेस मोल्स हैं, ठीक है। लिक्विड्स वाले को कंसीडर नहीं करना, यहाँ पे इनको भी कंसीडर नहीं करना, ये भी लिक्विड है। तो 12, ये 15 गैस हैं, 12 - 15 डेट इज -3। तो डेल्टा NG की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाती, -3 आ जाती। तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू -3 इंटू आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.314, एक किलो जूल के अंदर है तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। टेम्परेचर कितना दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस, डेट इज 298 केल्विन डिवाइड बाई 1000, ठीक है ना। तो इस वाली वैल्यू का आपको सॉल्व करना था, उससे आपका करेक्ट आंसर आ जाना था, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो नेगेटिव वाला आंसर ही आएगा। पहली बात तो हमारा आंसर नेगेटिव वाला ही आएगा, और इसका ऑप्शन, ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करने पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। देखो नेगेटिव साइन से आपने 2 ऑप्शन तो डायरेक्टली काट दी थी, ये वाले 2 ऑप्शन तो डायरेक्टली कट जाते, फिर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी, तो आपका आंसर ऑप्शन ए आ जाता। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा आपको कि इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी को हम कैसे यूज़ करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। अब देखो आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आपको कोई रिएक्शन दी है, उसके लिए डेल्टा यू की वैल्यू दी है, तो डेल्टा एच की वैल्यू आपसे पूछी है। तो हमें पता है रिलेशन क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है ना।
तो अब मुझे बताओ डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी होगी। अब एम जी ओ सॉलिड है यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला भी सॉलिड है और ये वाला गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 माइनस हाफ, डेट इज माइनस हाफ। बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम वैल्यूज पुट करें तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू कितना है 100 जूल पर मोल प्लस डेल्टा एन जी, ठीक है, प्लस डेल्टा एन जी कितना माइनस हाफ। आर की वैल्यू जूल के अंदर पुट करेंगे 8.314, टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दिया है, ठीक है ना। तो इस वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा डेल्टा एच का जूल पर मोल के अंदर। ये वो आप सॉल्व कर लेना अपने एंड पे, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए और इस तरह के क्वेश्चन की हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपसे डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के बेस्ड रिलेशन से क्वेश्चन करवा सकता है। अब देखो, जैसे हमारे पास एच होता है तो ये फंक्शन होता है किसका, टेम्परेचर एंड प्रेशर का। तो इसकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे लिखेंगे, डी एच इज इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dt प्लस चेंज इन इंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dp, ठीक है। ये तो होगी हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये क्या बताती है हमें कि जो इंटरनल जो हमारी इंथैल्पी है वो टेम्परेचर के साथ तो चेंज होती है, क्या वो प्रेशर के साथ भी चेंज होती है, वही हमने देखना है। इसमें हम दो केस देखेंगे। और आइडल गैस, आइडल गैस के लिए, ठीक है ना, जो ये वाला फैक्टर होता है इंथैल्पी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये होता है 0, ठीक है। आइडल गैस के लिए इंथैल्पी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है 0। तो आइडल गैस के लिए फॉर्मूला क्या बच गया, डी एच इज इक्वल टू, ठीक है ना, डी एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी को हम क्या लिख सकते हैं, एन सी पी लिख सकते हैं ना, एन सी पी डी टी। मतलब फॉर आइडल गैस, फॉर आइडल गैस इंथैल्पी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, इंथैल्पी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ठीक है ना। तो आइडल गैस के लिए जो इंथैल्पी है टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करती है। बट फॉर वॉन्डरवाल गैस, फॉर वॉन्डरवाल गैस, ये वॉन्डरवाल गैस के लिए क्या होगा हमारे पास, जो डेल एच टी डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टी की वैल्यू कितनी आती है, बी माइनस ए ओवर आर टी, ठीक है ना, बी माइनस 2a ओवर आर टी, ठीक है ना। इसकी भी डेरिवेशन में आपको नहीं करवा रहा कैसे आती है, बट ये वाली वैल्यू आपको याद करनी है, ठीक है, एज इट इज़। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन बन जाएगा ये वो क्या बन जाएगा, डी एच इज इक्वल टू, ठीक है, डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी क्या होता है, एन सी पी डी टी प्लस ये बी माइनस 2a ओवर आर टी इंटू ये डी पी। तो ये वाला क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारे लिए। अब देखो, अगर आइडल गैस इक्वेशन होगी, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। तो पहले आप एक बार नोट कर लो, फॉर वॉन्डरवाल गैस, फॉर वॉन्डरवाल गैस इंथैल्पी इज फंक्शन ऑफ, इंथैल्पी इज फंक्शन ऑफ बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये मतलब जो इंथैल्पी की वैल्यू होती है वो टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखो, ये वाला तो जनरल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, ये सबके लिए वैलिड है। ये जो जनरल एक्सप्रेशन होगा ये वॉन्डरवाल के लिए भी वैलिड है और आइडल के लिए भी वैलिड है। अब देखो, अगर आइडल गैस होगी, आइडल गैस में ए की वैल्यू कितनी होती है 0, बी की वैल्यू कितनी होती है 0। तो अगर ए की वैल्यू 0 पुट कर देंगे यहाँ पे एंड बी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एन सी पी डी टी। क्लियर है आपको। तो आई थिंक ये वाला टॉपिक भी आपको क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है इस चैप्टर में, बट आपको एक दो बार अगर लिख के देखोगे तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। तो इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी के बेस्ड जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे, ठीक है। ऑल्दो इतना डीप कभी गया नहीं एग्जाम में मास्टर कैडर में, बट एज लेवल इंक्रीज हो रहा है तो हमें ये सब चीज़ें, ठीक है, बेसिकली आप जब 11th में पढ़ते हो तब आपको सिर्फ आइडल गैस का आइडिया दिया जाता है, ये वॉन्डरवाल गैस को वो साथ में नहीं पढ़ाया जाता, बट आपको वॉन्डरवाल गैस के रिजल्ट्स को याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑल्दो ड्राइव करना इतना ईजी नहीं होता इनके लिए, बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट हमें यूज़ करनी पड़ती है, बट हमें डायरेक्ट इनके रिजल्ट्स हैं जो याद करने पड़ेंगे। आई होप आपको ये वो लेक्चर क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।